और क्योंकि इस बार गलती उसकी थी तो वो शाओची को डांटने की बजाय उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है, जो देखकर शाओची काफी खुश होती है। ब्रेकफास्ट करते वक्त शाओची फांग से पूछती है कि क्या तुम रोज इतना सारा ब्रेकफास्ट बनाते हो। फांग बोलता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो सिर्फ कॉफी पीता हूँ। शाओची बोलती है मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ सकती हूँ, क्योंकि जब दो लोग साथ बैठकर खाते हैं तो ज्यादा खाया जाता है, और मैं अपने साथ मिस चाय और शाओबू को भी लेकर आ सकती हूँ। पर फांग उसकी ये सारी बातें इग्नोर करके कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, और अपनी तारीफ करते हुए बोलता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ कि तुम मुझे देखकर खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाए। शाओची उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सेंट को पसंद करती हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया, कहीं फांग उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में समझ ना जाए। पर फांग तो अपनी कंपनी वाले सेंट के बारे में सोच रहा होता है। अब वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल जाता है और बचा कुचा ब्रेकफास्ट शाओची अपने घर में लेकर आती है, जहाँ मिस चाय और शाओबू दोनों ही मिलकर उसका काफी अच्छे से वेलकम करती हैं, क्योंकि शाओची एक रात फांग के घर में बिता के आई थी और उन्हें लग रहा था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इसलिए मिस चाय अब उसे सारे डिटेल्स बताने को बोलती है कि उनके बीच में रात को क्या क्या हुआ। इधर हम हान को देखते हैं जो कि काफी खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल उसने शाओची और फांग को मिलवाकर बहुत ही अच्छा काम किया और आज उसके बॉस उसे इस काम के लिए प्रेज करेंगे, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। फांग आकर उसे डांट लगा देते हैं और बोलता है कि मुझे घर छोड़ना तुम्हारा काम है। वहीं शाओची भी इन लोगों को बता रही होती है कि फांग ड्रंक होकर कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा था, जो सुनकर मिस चाय डिसअपॉइंट हो जाती है कि कल तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, और वो एवे इतना एक्साइटेड हो रही थी। मिस चाय के यहाँ से जाने के बाद शाओबू से पूछती है कि कल तो तुमने बहुत सारे हार्मोन्स कलेक्ट किए होंगे, पर जब शाओची चेक करती है तो वो सिर्फ 0.8% था, जो देखकर वो सोचने लगती है कि इस स्पीड से तो वो कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। और यहाँ वो शाओबू को ये भी बताती है कि आज गलती से उसने फांग के सामने हार्मोन्स वाली बात कर दी थी। तो शाओबू बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी फांग समझता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई केमिकल लोचा है, इसलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। दूसरी तरफ हम फांग को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ वो सभी के सामने अपने नए परफ्यूम का कॉन्सेप्ट रखता है, जिसके अंदर प्यार की खुशबू होगी और उसको इस्तेमाल करने पर लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि वो प्यार में हो। ये आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है और फांग सभी को इस आइडिया के बारे में किसी से भी शेयर करने से मना करता है। पर जब हान मीटिंग रूम से बाहर आता है तो कांग उसके पास आकर उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और हान के मुंह से उनके नए परफ्यूम के आइडिया के बारे में निकल जाता है। पर हान ये सोचकर यहाँ से चला जाता है कि कांग तो बूढ़ा हो चुका है और उसने नहीं सुना होगा कि उसने क्या बोला। जिसके बाद हम मिस जो को देखते हैं जो कि मिस चाय के कैफे में ही बैठकर कांग से परफ्यूम के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर शाओची आती है तो शाओबू से पूछती है कि क्या फांग की कंपनी का कोई ऑर्डर आया, लेकिन वो उसे मना कर देती है। फिर वो उससे ली के बारे में पूछती है कि तुम दोनों का कैसा चल रहा है, और जब वो शाओबू का फोन देखती है तो उसमें उसने ली के साथ एक भी बार बात नहीं की थी। शाओची बोलती है कि तुमने एक भी बार ली से बात नहीं की, तो शाओबू कहती है कि नहीं। शाओची उसे समझाती है कि उससे बात करनी चाहिए वरना वो फिर से फांग के पास चला जाएगा। इसलिए शाओबू उससे मिलने के लिए फटाफट से वहाँ से जाने लगती है, जहाँ वो गलती से मिस जो की टेबल से टकरा जाती है। ये देखकर शाओची टेबल सही करने लगती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि फांग की कंपनी का ऑर्डर आया है तब वो क्लिनिक क्लॉथ को उसी टेबल पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह वो लोग मिस जो को परेशान कर देते हैं। इधर हम ली को देखते हैं जो कि अपना स्टूडियो सेटअप कर रहा था और वो बहुत ही खुश होता है, पर उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो शाओबू से बात करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि इतने दिनों से उसने खुद ही उससे बात नहीं की तो भला वो क्यों उससे बात करे। वहीं शाओची फांग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ उसके एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मीटिंग में है, और वो उसे ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि शाओची ने उस इवेंट में आकर सभी के सामने बोल दिया था कि मैं फांग की वाइफ हूँ। शाओची अब रूम के बाहर ही फांग का वेट करने लगती है। मीटिंग में फांग सभी शेयर होल्डर से बोलता है कि उन्हें फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को रिसर्च के लिए ज्यादा फंड देना चाहिए। कांग बोलते हैं कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट उनकी कंपनी के इनकम का मेजर सोर्स नहीं है, और अगर वो रिसर्च में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा काफी टाइम तक अटका रहेगा और उसे रिटर्न आने में काफी टाइम लगेगा। फांग उसे जवाब देते हुए बोलते हैं कि इस डिपार्टमेंट से वो अपनी अर्निंग डबल भी कर सकते हैं। तो कांग कहता है कि क्या तुम ड्रीमी फ्रेग्रेंस की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक उसका तुमने कोई भी प्रोटोटाइप तैयार नहीं किया है। और क्योंकि कांग ने एक शेयर होल्डर को अपनी तरफ किया हुआ था तो वो भी बोलने लगता है कि ऐसी बकवास रिसर्च में पैसा लगा के कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो पहले से इसका कोई सैंपल रेडी करके ना दिखा दे। इस वजह से फांग अब काफी गुस्से में होता है। इधर हम ली को बाहर देखते हैं, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि बेटे तुम कहाँ हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे जैसे एक लड़के को यहाँ पर देखा। ली अब अपनी मॉम को देखकर उसे छुपने की कोशिश करता है, तभी उसे शाओबू मिल जाती है जो कि उसे छुपा लेती है और वो अपनी मॉम से बच जाता है। शाओबू से बोलती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर हो, जिस पर ली मना करता है। और यहाँ क्योंकि शाओबू उसके काफी क्लोज खड़ी हुई थी तो वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और शाओबू को खुद से दूर करके कहता है कि बहुत ही गर्मी हो रही है। ली अब उसे अपने स्टूडियो में लेकर जाता है
जहाँ वो उसे बताता है कि मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ और हमारे जैसे कपल जो कि एक दूसरे से नहीं मिलते उन्हें ऐसे समझा जाता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। शॉबू बोलती है कि हम तो पहले से ही कपल हैं, तो भला हमें मिलने की क्या जरूरत। ली बोलता है कि सच में तुम तो एक नंबर की डम्ब हो। फिर वो उसे बैठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान प्यार में क्यों पड़ता है। शाबू बोलती है क्योंकि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस की नीड होती है जिसके लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। लियो से बताता है कि प्यार में होना ऐसा होता है जैसे कि कभी तुम मुझे परेशान करो कभी मैं तुम्हें, और इसी प्रोसेस के अंदर हम दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जैसे ही फांग मीटिंग से बाहर आता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हान के साथ सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। कांग जब उसे यहाँ पर देखता है तो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो वो बताती है कि ये लड़की और मिस्टर फांग एक कपल है। जो सुनकर कांग हैरान रह जाता है और शाओची से बात करने के लिए जाता है। इधर फांग अपने कैबिन में काफी गुस्से में होता है और वो हान से पता करने के लिए बोलता है कि हमारी नई फ्रेग्रेंस की इन्फॉर्मेशन किसने लीक की। तभी उसे बाहर शाओची कांग से बात करती हुई दिखाई देती है। कांग उससे पूछने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका और फांग का क्या रिलेशन है, जिसके लिए शाओची उसे अपने स्टोर का कार्ड स्कैन करने के लिए बोलती है और कहती है कि आप मेंबरशिप ले लो, वो भी 20% डिस्काउंट पर, तब मैं आपको बता दूंगी। जैसे ही कांग मेंबरशिप खरीद लेता है तो शाओची बोलती है कि आपने वीआईपी मेंबरशिप ली है, पर आपको वीवीआईपी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी मेरे और फांग के रिलेशन के बारे में जानने के लिए। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगती है। तभी हान बाहर आकर शाओची से बोलता है कि फांग तुम्हें बुला रहा है। वो अब काफी खुश होकर अंदर जाती है और वो उसके हैंगओवर के लिए वो एक केक लेकर आई थी जो वो उसे खिलाने ही वाली होती है, पर फांग उसे रोक देता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा मुझे अप्रोच करने के पीछे क्या रीजन है। ये सुनकर शाओची काफी नर्वस हो जाती है और उसे लगता है कि फांग को उसके हार्मोन वाले मिशन के बारे में पता चल गया है। तभी उसे वो केक गलती से फांग की पैंट पर गिर जाता है और वो उसे चेंज करने का बोलकर वहाँ से जाने लगती है, पर फांग उसे रोककर दीवार की साइड लेकर जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फांग को ये लग रहा था कि उसकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसी ने लीक करी है। अब यहाँ इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है जब शाओची उसे ये बोलती है कि मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, जिसमें फांग को लगता है कि सच में शाओची ही वही पर्सन है जिसने उसके नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन लीक करी थी। वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसे मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। शाओची उसे बोलती है कि नहीं, अभी मेरा मिशन पूरा होने में काफी टाइम लगेगा और इसे तुम डिस्ट्रॉय तो नहीं होगे पर तुम्हारी लाइफ में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। फिर वो उसे चिल्लाते हुए ये बोलता है कि जाओ बोल दो अपने बॉस से जाकर कि मैं किसी से भी नहीं डरता। जो सुनकर शाओची यहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर हान आता है तो फांग उसे बताता है कि शाओची वही पर्सन है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक करी है, पर ये सब तो हान ने जाने अनजाने में किया था और वो उसे समझाने लगता है कि शाओची वो पर्सन नहीं है। तो फांग कहता है कि उसने खुद ही मेरे सामने ये सब कन्फेस किया है। जो सुनकर हान भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि जरूर उसने फांग के डराने की वजह से कन्फेस कर लिया होगा, और वो फांग के गुस्से को देखकर यहाँ उसे सच भी नहीं बता पाता। इसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि घर पर फांग से काफी गुस्सा हो रही है। तभी उसके पास शाओबू आती है जो उसे बताती है कि फांग ने आज कैसे उसे डांट लगाई और उसे ये भी पता चल गया है कि वो उसकी हार्मोन कलेक्ट कर रही है। शाओबू उसे बोलती है कि कहीं फांग तुम्हारे साथ ये सब इसलिए तो नहीं कर रहा कि वो जानना चाहता हो कि तुम एक एलियन हो। शाओची बोलती है हमारे प्लेनेट के रूल के अकॉर्डिंग हमें अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना होगा। शाओबू कहती है कि हाँ हम किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। शाओची बोलती है लेकिन मर्डर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, प्लेनेट में हमारी इमेज भी खराब हो जाएगी, और वैसे मुझे ही नहीं पता कि किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं। शाओबू कहती है कि वैसे अगर हमने फांग को मार दिया तो हम फिर अपना मिशन पूरा कैसे करेंगे। इसके बाद हम फांग को देखते हैं जो जैसे ही अपने घर में आता है तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। वो दरवाजे के पीछे से ही बोलने लगता है कि वैसे मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करोगी। मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। दूसरी तरफ से डिलीवरी मैन बोलता है कि अरे भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे ये सारी बातें बोल रहा है। असल में फांग को लग रहा था कि वो शाओची है, पर वो डिलीवरी मैन गलती से शाओची का पिज्जा लेकर उसके एड्रेस पर आ गया था। तभी शाओची भी बाहर आ जाती है जो कि पिज्जा लेकर फांग के घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। शाओची भी अब गुस्से में अपने घर जाती है जहाँ मिस चाय उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उसे बता देती है कि फांग उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। मिस चाय बोलती है कि ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका मतलब है कि तुम धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ रही हो और कल जाकर तुम्हें ये देखना होगा कि फांग तुमसे कितना नाराज है। अगले दिन हम फांग को देखते हैं जिसके पास हान आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि शाओची वो पर्सन नहीं हो सकती जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की हो, क्योंकि उसे तो हमारे प्रपोजल के बारे में पता ही नहीं है और वो एक बुरी इंसान नहीं है। फांग बोलता है कि मैं कभी भी ऐसे पर्सन को दूसरा चांस नहीं दूंगा जो कि मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहे वो कोई भी हो। हान बोलता है कि अगर ये गलती किसी पर्सन ने जाने अनजाने में की हो तो
तो फांग बोलता है कि तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जिसकी ऐसी बातें सुनकर हान उसे सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम शाओची को देखते हैं जो कि फांग की कंपनी में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आती हैं, पर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते क्योंकि अब उसे फांग की कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, इसलिए वो वापस जाने लगती है। जिसे इस तरह देखकर हान को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि उसकी गलती की सजा शाओची को मिल रही थी। आगे हम शाओची को मिस चाय के रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो इंटरनेट पर फांग को मनाने के तरीके ढूंढ रही होती है। तभी मिस चाय उसे अपनी एक नोटबुक देती है और बोलती है कि मैंने काफी रिसर्च की बाद जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं और तुम्हें उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाना होगा। इसलिए अब शाओची घर जाकर फांग के लिए उसी बुक में लिखी हुई रेसिपी बनाने लगती है, जहाँ वो इमेजिन करने लगती है कि जैसे ही फांग उसके हाथ का बना हुआ डिलीशियस खाना खाएगा तो वो उसके प्यार में गिर जाएगा। वो बहुत ही खुश होती है और खाना बनाते बनाते अवन में रखा हुआ चिकन भूल जाती है जो कि जल जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। उसी वक्त फांग भी अपने घर वापस आता है, जिसे शाओची के घर से कुछ आवाजें आती हैं और जैसे ही वो जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसके पूरे घर में स्मोक फैला हुआ था। वो अंदर जाकर शाओची को आवाज लगाता है और देखता है कि स्टोव पर आग लगी हुई है, जिसे वो किसी तरह से बुझा देता है और उससे पूछता है कि भला तुम ये सब क्या कर रही थी। तो वो उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना रही थी लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया है। तभी वहाँ फायर स्प्रेयर में से पानी निकलने लगता है, इसलिए फांग अब शाओची को अपने घर लेकर जाता है जहाँ वो उसे टॉवल देता है खुद को क्लीन करने के लिए। यहाँ वो उसके क्लोज आकर उसे बोलने लगता है कि तुम्हें इस काम के कितने पैसे मिले हैं और इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अब बढ़ती ही जाती है। जहाँ शाओची उसे ये बोलती है कि तुमने ये सब की शुरुआत की थी मुझे बुली करके। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है और उसकी रिंग वहीं पर रह जाती है। तो फांग उसे देने के लिए जाने लगता है लेकिन वो रिंग फांग की उंगली में अटक गई थी, जिसे पहनते ही फांग को शाओची के साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जिन मेमोरीज को उसने इस रिंग के अंदर सेव किया था। फांग को नीचे गिरा हुआ देखकर शाओची वापस आती है और उससे अपनी रिंग ले लेती है। फिर वो उसे सोफे पर बिठाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हो, पर ये सब मैंने जाने अनजाने में किया था। जो सब सुनकर फांग बोलता है कि अच्छा वो तुम थे जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की, अब मैं तुम्हारे 3 साल का बोनस कट कर लूंगा और अब मुझे ये बताओ कि मेमोरी बैंक में शाओची की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। हान बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे डॉक्टर जांग ने दी थी। और मिस्टर फांग आज तो बारिश हुई थी, फिर भी आपको शाओची के बारे में कैसे याद है। पर फांग उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और सीधा जांग के पास मिलने के लिए चला जाता है। जांग उसे बताता है कि लास्ट ईयर तुम एक बिजनेस ट्रिप पर लॉस एंजलिस गए थे, वो भी 3 महीनों के लिए, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मेमोरी बैंक में नहीं है क्योंकि उस वक्त ना तो तुम अपने असिस्टेंट को लेकर गए थे और ना ही तुमने मुझे कांटेक्ट किया था। तो शायद उसी वक्त तुम शाओची से मिले थे और जब तुम लॉस एंजलिस से वापस चाइना आ रहे थे तब वहाँ पर काफी जोर से बारिश हुई थी, इसीलिए शायद तुम शाओची को भूल गए। तभी फांग को भी याद आता है कि शाओची उसकी पड़ोसन की बेटी है जो कि अब्रॉड में रहती है, जिससे फांग को यकीन हो जाता है कि ये सच में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो डॉक्टर जांग से यहाँ पर पूछता है कि बारिश होने के बावजूद भी उसे शाओची के बारे में कैसे याद है। जांग बोलता है कि जब तुम लॉस एंजलिस से वापस आ रहे थे तब भी बारिश हुई थी और इस बार भी जब तुमने बारिश को महसूस किया तो शायद तुम्हें शाओची की याद आ गई। फांग बोलता है कि भला इस जैसी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। तो जांग बोलता है कि ये भला मुझे कैसे पता है, तो तुम खुद से पूछो ना। दूसरी तरफ हम शाओची और शाओबू को देखते हैं जो कि फिर से मिस चाय के कहने पर फांग को पटाने के लिए एक बुक पढ़ रही होती है। तभी उसे फांग का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मुझे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो उसे बात करने के लिए आज दोपहर में मिलने के लिए बुलाता है। शाओची ये मैसेज शाओबू को दिखाती है और बोलती है कि कहीं फांग को याद तो नहीं आ गया कि कैसे उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की। शाओबू कहती है कि ये चीजें तो कुछ सालों बाद होने वाली है ना, तो भला उसे अभी कैसे याद आ सकता है। शाओची बोलती है टाइम मशीन की गड़बड़ी की वजह से हम भी तो पास्ट में आ गए हैं, तो क्या पता उसे भी मेरे साथ रहकर वो सब याद आ गया हो। शाओबू बोलती है कि अगर उसे सब कुछ पता भी चल गया तो क्या हो गया, और वो इमेजिन करने लगती है कि कैसे फांग सारा सच जानने के बाद शाओची की मदद करेगा हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने में ताकि वो अपने घर वापस जा सके। पर शाओची तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रही थी कि फांग कहीं उसका बहुत सारा ब्लड न निकाल ले क्योंकि उसका ब्लड अर्थ पर सैफायर बन जाता है। जो सुनकर शाओबू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर वो तुम्हें बुली करेगा तो मैं उसे अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी। शाओची बोलती है कि नहीं, ये सब मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी और अगर मैं वापस ना आ पाई तो तुम अपना सिस्टम ठीक करके होम प्लेनेट वापस चली जाना। जो सुनकर शाओबू उसके गले लगकर रोने लगती है। दूसरी ओर हम फांग को उसी कैफे में वेट करते हुए देखते हैं जहाँ हान भी आया हुआ था और उसने फांग के कहने पर सारी चीजें रेडी कर ली थी, जैसे कि सबसे पहले वो शाओची को कार ऑफर करेगा, फिर क्रेडिट कार्ड, और अगर वो इससे भी नहीं मानी तो वो उसे चेक बुक देगा। ये सारी चीजों से वो उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करेगा
ताकि वो फांग का पीछा छोड़ दे। पर यहाँ हान फांग को समझाता है कि शाओची ऐसी लड़की नहीं है। तभी शाओची वहाँ पर आ जाती है। फांग उसे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम मुझे वापस से पाना चाहती हो और तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। शाओची बोलती है एक्स गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने मुझे जबरदस्ती शादी की थी। और यहाँ ये दोनों ऐसे ही बहस करने लगते हैं। तो हान इन्हें चुप कराकर सबसे पहले तो शाओची से माफी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से फांग ने उसे डांट दिया था, क्योंकि वही वो पर्सन है जिसने न्यू परफ्यूम की डिटेल्स लीक की थी। अब जब शाओची को पता चलता है कि फांग उससे इस वजह से नाराज था तो वो रिलैक्स हो जाती है। फांग उसे बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरी गर्लफ्रेंड फिर से नहीं बन सकती, और कहता है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये बोलकर वो उसे क्रेडिट कार्ड देता है। शाओची बोलती है कि ये क्या है, तो इन दोनों को लगता है कि कार्ड से बात नहीं बनेगी, इसलिए फांग उसे कार्ड की कीज और चेकबुक दोनों देता है और बोलता है कि तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं कंपनसेशन में तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। जो सुनकर शाओची हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। फांग हान से बोलता है कि देखा है कितनी चालू लड़की है। वो शाओची से कहता है कि चलो मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलकर फांग यहाँ से चला जाता है। घर जाकर शाओची एक बुक पढ़ने लगती है जिसमें लिखा हुआ था कि कोई लड़का अगर आपको कंपनसेट करना चाहे तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट रखना चाहता है। जो सुनकर शाओची काफी खुश हो जाती है कि अब वो जल्द से जल्द फांग से हार्मोन्स कलेक्ट कर पाएगी। शाओबू यहाँ उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। तो शाओची बोलती है कि जरूर उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, इसीलिए उसे गलतफहमी हो गई होगी कि मैं उनमें से एक हूँ। अगले दिन शाओची फांग को मैसेज करके बताती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, कुछ खाने पीने चलो और 24 घंटे मेरे साथ फोन पर बात करो। इधर शाओची काफी मजे से फांग का वेट कर रही होती है, पर अपनी जगह पर उसने वहाँ पर हान को भेज दिया था, जो देखकर शाओची गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर जाकर शाओची फांग को मैसेज करती है कि मेरे किचन का पाइप टूट गया है, इसलिए प्लीज आकर उसे रिपेयर कर दो, और उसे रिपेयर करते करते मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा है, इसलिए तुम आकर मेरी मसाज भी कर देना। ये सब मैसेज करके वो खुद ही अपने किचन के पाइप को तोड़ देती है। अब फांग उसके घर तो आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ साथ हान को भी लेकर आया था जो कि उसका पाइप रिपेयर करने लगता है। शाओची गुस्सा होती है और बोलती है कि हर चीज के लिए तुम मेरे पास हान को क्यों भेज रहे हो। तो फांग बोलता है कि हमारी कंपनी मेकअप बेचती है, तो क्या मैं सारे प्रोडक्ट्स को खुद पे ट्राई करता हूँ? नहीं ना, मैं अपने स्टाफ को चीजें हैंडल करने के लिए भेजता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास भी मैंने हान को भेजा। पर जब तक हान पाइप रिपेयर कर रहा होता है तो शाओची फांग की गोद में जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो जरा थोड़ी सी मसाज कर दो। पर तभी हान कोट पहनकर शाओची के पास आता है उसकी मसाज करने के लिए, जो देखकर शाओची फांग के ऊपर से उठ जाती है। शाओची अब काफी दुखी होती है क्योंकि जब से वो फांग की एक्स गर्लफ्रेंड बनी थी तब से फांग उसे कुछ ज्यादा ही इग्नोर किए जा रहा था। शाओबू अब एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि 90% मेंस ऐसा सोचते हैं कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड से अच्छी है। अब वो फांग के बारे में पता लगाने के लिए उसके डेटा एनालाइज करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग उसको एनालाइज करते करते खुद ही गुंजल हो जाता है। शाओबू बोलती है कि वो ली से उसके बारे में पूछेगी क्योंकि उसे जरूर अपने भाई के बारे में पता होगा। शाओची बोलती है कि लेकिन वो हमें इस बारे में नहीं बताएगा। शाओबू बोलती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन शाओबू ली को मैसेज करती है और बोलती है कि तुमने कहा था ना कि हम दोनों कपल्स हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के ड्रीम्स पूरे करने में मदद करनी चाहिए। ये बोलकर वो उसे एक होटल में आने का एड्रेस देती है। जो सुनकर ली तो ये सोचने लग जाता है कि आज वो उसकी इज्जत लूट लेगी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक पेपर स्प्रे खरीद लेता है। ली जब उससे मिलने के लिए होटल पहुंचता है तो शाओबू फटाफट से उसे रूम के अंदर बुलाकर सोफे पर पटक देती है और अपनी जैकेट उतारने लगती है। जो देखकर ली बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शाओबू बोलती है कि अरे क्या तुम्हें पेंटर नहीं बनना? तो ली हाँ बोलता है। शाओबू कहती है बस तो फिर आज से मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुम्हें पेंटिंग करना सिखाऊंगी। जो सुनकर ली बोलता है कि अरे तो तुम्हारा मतलब ये था। शाओबू बोलती है कि तो फिर तुम क्या सोच रहे थे? ली बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी शाओबू को उसके पास पेपर स्प्रे की बोतल मिलती है और उससे पूछने लगती है कि ये क्या है। ली हड़बड़ाते हुए बोलता है कि अरे ये तो मेरा माउथ फ्रेशनर है। ये बोलकर वो उसे अपने मुंह में स्प्रे कर लेता है, जिससे उसके पूरे मुंह में मिर्ची लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शाओबू उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? तो ली बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। शाओबू यहाँ उसे बोलती है कि आज के लिए मैं तुम्हारी मॉडल बनूंगी। फिर वो अपने सर पर एक सेब रख कर बैठ जाती है। अब जब ली उसे ड्रॉ करने लगता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है? जिस पर ली उसे फांग के बारे में बताने लगता है। आगे वो उससे पूछते हैं कि तुम तो अपने भाई को अच्छे से जानते होगे, तो मुझे बताओ कि तुम्हारे भाई के उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन है। लेकिन ली तो यहाँ पर ये सोचने लगता है कि शाओबू उसका टेस्ट ले रही है और वो इनडायरेक्टली उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में ही जानना चाहती है, पर उसे डायरेक्टली पूछने में बहुत ही शर्म आ रही है। इसलिए वो उसे जवाब देता है कि मेरा भाई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जो मर्जी सोचता हो, लेकिन मेरी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। अब वो उससे अगला सवाल पूछती है कि तुम्हारे भाई को कैसी लड़कियां पसंद है। अब यहाँ वो उसका भी अपने हिसाब से जवाब देता है
और जितने भी सवाल शाओबू उससे पूछती है वो उनका ऐसे ही जवाब देता है, जिसकी वजह से वो बेचारी काफ़ी इरिटेट हो जाती है। लेकिन ली बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने शाओबू को इम्प्रेस कर दिया है। शाओबू अब जब ली की बनाई हुई ड्राइंग देखती है तो उसने उसके अंदर सिर्फ एप्पल बनाया था और अब वो उसकी पेंटिंग को स्कैन करके उसमें उसकी बहुत सारी गलतियाँ बता देती है। तो पहले तो वो उससे इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरे पास पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है, इसलिए मुझसे ऐसी पेंटिंग बनी है। जिसकी ये बात सुनकर शाओबू उसे इनक्रेडिबल ग्लासेस पहनाती है, जिनको पहनकर ली जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को स्पेस में पाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल असली लग रहा था। अब जैसे